हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि जेपीएससी के सिलेबस को मैंने आप लोगों को बताया था, इतिहास और भूगोल जो कि पेपर 3 का सिलेबस है जेपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक यही है जो हम लोगों को पढ़ना है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं सभी में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ये जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितने भी मेरे मित्र मेंस की तैयारी में लग गए हैं तो आज से ये स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर राइटिंग टाइप से मैंने पहले भी कराया है, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, और मैं वही सब प्रश्न आप लोगों को कराऊंगी जो आप लोगों को मतलब प्लेलिस्ट में उपलब्ध नहीं है, या फिर यूँ कहें कि जो मैंने पढ़ा दिया है वो मैं नहीं कराकर आप लोगों को आगे के टॉपिक्स कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक लास्ट टाइम बच गए थे, क्योंकि मैंने चैनल भी नया नया स्टार्ट किया था और एग्ज़ाम भी बहुत कम समय में होने वाले थे, तो बहुत सारे वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो चलिए फिर देखते हैं, कोशिश यही रहेगी कि सारे टॉपिक को कवर करूं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी उत्पत्ति के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ से कुछ ही प्रश्न हैं जो कि बहुत खास हैं और हमेशा वही रिपीट होते हैं। तो यहाँ आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे ये उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आंसर राइटिंग के रूप में भी लिखने में ये सफिशिएंट है, और यहाँ से काफ़ी सारे वस्तुनिष्ठ भी बनेंगे। तो जब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को, तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछे जाए या आ जाए तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो पूरा ध्यान से आज की क्लास को देखिए, समझिए, और आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे अब मेरे पास किताबें हैं, मैं अलग अलग किताबों को देखती हूँ और जो सबसे अच्छा आंसर जहाँ मुझे लगता है मैं वही लिखती हूँ। थोड़ा समय लगाकर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर उत्तर तैयार करने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी उत्पत्ति से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को जानना आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में अर्थात ताम्रपाषाण काल के समय पर जो भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र थे उसके पश्चिमी भाग में हुआ। इस सभ्यता का अगर हम लोग उद्गम देखें तो ताम्रपाषाण काल में कहेंगे। उस समय जो भारत का पूरा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है उसके पश्चिमी भाग में हुआ। प्राचीन भारत के अगर नक्शे को आप लोगों ने देखा होगा तो उस हिसाब से ये पश्चिमोत्तर भाग में इसका उद्गम हुआ या उत्पत्ति हुई। यहाँ पर कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारण कब हुआ ये पूछा जाता है प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर ये है कि 2500 से 1750 ईस्वी के पूर्व इसका निर्धारण बताया गया है कार्बन डेटिंग पद्धति में। वस्तुनिष्ठ रूप से ये प्रश्न आता है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल वे में इसकी उत्पत्ति को देखें तो 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक ये इसका अवधि है। तो कार्बन डेटिंग से अगर पूछा जाएगा तो 1750 वहाँ पर आंसर में होगा, 2500 से 1750। ऐसे नॉर्मली 2500 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को माना जाता है इसकी उत्पत्ति का समय। यह सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से बहुत अधिक विकसित थी। इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसे दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं, और मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये दोनों सभ्यताएं इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तृत और विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी। किस प्रकार से थी, क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। सर्वप्रथम अब यहाँ से देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1926 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक स्थल का पता लगाया। स्थल का पता किसने लगाया? चार्ल्स मैसन ने।
यहाँ पर 3 लोगों के नाम आएंगे और ईस्वी आएगी। आप लोग ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ईस्वी से पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम 1826 में ही इसके नाम का पता चल गया था। तो चार्ल्स मैसन ने बताया था, स्थल का पता उन्होंने लगाया था 1826 में। इसके बाद काफ़ी सालों के बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल एवं 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। और जब आप लोग लॉन्ग आंसर राइटिंग करेंगे तो इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। दोनों स्थल की खुदाई 1 साल के आगे पीछे हुई थी। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे और अपने उत्तर में इस चीज़ को लिखेंगे भी। अधिकांश स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्र में हुई। देखिए, नदी घाटी क्षेत्र में ही किसी भी सभ्यता का बहुत ही अच्छा विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो जाती है, बहुत सारे संसाधन मिल जाते हैं, आजीविका के स्रोत बनते हैं। तो वहाँ ऐसे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होता है। तो अधिकांश स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्र में मिलने के कारण जब आरंभिक विद्वानों ने इसे खोजा था तो उन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया, क्योंकि इसके नदी घाटी क्षेत्र में ही सब कुछ इन्हें मिला। बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी है कि इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा, केवल सिंधु तक सीमित नहीं है, बहुत अधिक है। तो इस वजह से विद्वानों में मतभेद होता है। लेकिन जब आरंभिक विद्वानों ने इसका नामकरण किया तो सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा। अब मुख्य रूप से कौन कौन से स्थान आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, बहुत सारे वहाँ से खोज हुई। क्या क्या है? मुख्य रूप से इसके प्रमुख स्थल के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादि क्षेत्र हैं। ये सब वैसे क्षेत्र हैं जहाँ के छोटे छोटे गांव, अलग अलग कस्बों से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। इस काल की कुछ न कुछ वस्तुएं खुदाई से इन सभी क्षेत्रों के किसी किसी भाग में प्राप्त हुई हैं अधिकतर। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उत्पत्ति के अंतर्गत हम लोग इतना पढ़ेंगे। और इस आप लोग, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मैंने जो लिखा आप लोग इसे ही लिखें। आप लोग अपने स्तर से भी अपनी तैयारी करें और प्रश्नों के उत्तर को अपनी भाषा में लिखें, जैसा कि प्रश्न पत्र में भी दिया हुआ होता है कि उत्तर अपनी भाषा में लिखें। अभी जो दूसरी क्लास होगी उसमें इसी के ही आगे के प्रश्न, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या स्वरूप या प्रकृति देखेंगे। ये मैंने इसलिए बोला कि तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए प्रश्न में, उत्तर एक ही होगा, विशेषता, स्वरूप या प्रकृति। तीनों में से कोई भी वर्ड का प्रयोग किया जाए प्रश्न में, उत्तर एक जैसा ही होगा। तो फिर मैं इसके उत्तर को लिखूंगी और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और फिर बीच में आप लोगों का 4, 5 और 6 3 पेपर का एक सिलेबस भी बचा हुआ है तीनों पेपर से, उसे भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि मैं हर एक विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए जो लॉन्ग आंसर में होंगे वो कराऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें इसके आगे के आंसर को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग सभी को पढ़ेंगे, कुछ भी पूछा जाए हम लोग लिखेंगे। और चूँकि 20 नंबर के एक्चुअली 20 प्रश्न वो आपको वस्तुनिष्ठ रूप से भी पूछे जाएंगे, 10 एक इतिहास से और 10 भूगोल से। तो इस प्रकार से तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए भी डिटेल से पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो अगली क्लास में हम लोग विशेषता, स्वरूप या प्रकृति, तीनों में से कुछ भी हो, इसके उत्तर को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसका, नगर नियोजन। ये किस प्रकार से नगर का नियोजन था, बनाया गया, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे कैसे। तो ये 2 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं दोनों ही आप लोगों को कराऊंगी, इसकी विशेषता भी और इसका नगर नियोजन भी। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।